तो शुरुआत एक वुल्फ क्वीन सुई से होती है। वो अपने सारे लोगों को बचाने के लिए अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल कर लेती है, जिसकी वजह से वो यहाँ से गायब हो जाती है। उसे लग रहा होता है कि अब वो मर जाएगी, पर फिर उसकी जो सोल होती है वो एक ह्यूमन लड़की की बॉडी में एंटर हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि एक छोटी बच्ची उसे चिल्लाकर आवाज़ दे रही होती है कि मम्मी मुझे इन लोगों से बचाओ। तभी फिर सूजी के माइंड में उसी लड़की की सारी मेमोरीज आने लग जाती है। उसे मालूम लग जाता है कि वो जिस लड़की की बॉडी के अंदर रिबॉर्न हुई है, असल में वो बहुत ही ज़्यादा बेचारी लड़की है। उसके पेरेंट्स की मौत जब कार एक्सीडेंट में हो गई थी, उसके बाद उसके अंकल आंटी उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे। वो लोगों से काम भी कराया करते थे और उसे मारा पीटा भी करते थे। और इवन उसकी मॉम डैड की फैमिली की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो भी उन लोगों ने उससे छीन ली थी। और एक दिन उन लोगों ने उसे एक ओल्ड मैन को बेच दिया था महंगे ब्राइडल प्राइस के लिए। पर सूजी वहाँ से उस दिन उस ओल्ड मैन से बचकर भाग जाती है। अब यहाँ पर सारी मेमोरीज का फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। सूजी देख रही होती है कि इस ओरिजिनल ओनर की जो बेटी है, उसके अंकल आंटी यहाँ पर उसको फिर से फोर्स कर रहे होते ताकि वो दोबारा शादी करे और वो लोग उसके ब्राइडल प्राइस के पैसे ले सके। फिर सूजी यहाँ पर अपनी इस बेटी को बचाने के लिए अपने अंकल आंटी के पास पहुँच जाती है। तो वो लोग उसे देखकर हैरान हो जाते कि तुम अभी तक मरी नहीं हो। सूजी सोच रही होती है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब वो अपने सारे लोगों को बचाने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर लेगी तो वो जिंदा बच जाएगी। उसे लग रहा था शायद अब उसकी सोल ख़त्म होने वाली है, पर अब वो एक ह्यूमन लड़की की बॉडी के अंदर आ गई थी। वो यहाँ पर अपनी उस आंटी से कह देती है कि मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। तो उसकी आंटी गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत होने लगी, लगता है मैंने जोर से नहीं मारा है तुम्हें, तो इस बार तुम्हें अच्छे से मार पड़ेगी। तो सूजी यहाँ पर इनके एक थप्पड़ लगा देती है और उसका दांत बाहर आ जाता है। तो फिर वो चिल्लाने लग जाती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि इस लड़की को मारो। तो सूजी के अंकल फिर उसे मारने के लिए जाते हैं, पर वो एक स्क्रैच में उनका वेपन तोड़ देती है और उन्हें गिराकर फिर से उनके ऊपर पैर रख देती है। तो अंकल फिर डर जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ बेटा, तो तुम मुझे कैसे मार सकती हो, हम लोग बैठकर भी तो बात कर सकते हैं। सूजी कहती है अब जो बात करनी है वो तुम लोग जाकर किंग ऑफ हेल में करना। और फिर वो यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रही होती है इन लोगों को मारने के लिए, पर उसकी बॉडी तभी इतनी वीक पड़ जाती है कि वो अपनी पूरी पावर्स इस्तेमाल नहीं कर पाती है। तो फिर वो इन लोगों को धमकी दे देती है कि ठीक है मैं तुम लोगों को जाने दे रही हूँ, निकलो यहाँ से। तो फिर वे दोनों उठकर जाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो हम बाद में देख लेंगे। फिर सूजी की बेटी शाओ उसकी तारीफ करने लग जाती है कि मम्मी आप तो कितनी ज़्यादा अमेजिंग हो। तभी सूजी यहाँ पर उसे अपनी उंगली से टच करती है और कहती है कि तुम ह्यूमन बेबीज़ इतने ज़्यादा नाजुक क्यों होते हो, हमारे वोल्फ क्लन के बच्चों को तो इतने छोटे में ही हिटिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और वो बड़े बड़े काम कर लेते हैं। तो शिन कहती है कि मम्मी आप क्या बोल रही हैं, फाइट करना लॉ के मुताबिक तो हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं ना। तभी सूजी को किसी वोल्फ की स्मेल आने लग जाती है। वो सोचती है कि उसे देखने जाना होगा कि वो कौन है। वो शाओ से कहती है कि तुम घर पर ही रहो और मम्मा का इंतज़ार करना, मम्मा जल्दी आ जाएगी। और तुरंत ही फिर जैसे ही वो गायब हो जाती है तो शाओ तो काफ़ी हैरान हो जाती है कि उसकी मम्मा कैसे चली गई। फिर हम हमारे मेल लीड चियांग को देखते हैं जिसके अंदर वोल्फ की सारी पावर्स मौजूद होती है। वो यहाँ पर ट्रबल में अपना रिसोल प्रोसेस कर रहा होता है अपना ब्लड पानी में डालकर खुद को रिफिल दिलाने के लिए। असल में 1000 ईयर पहले की उसे स्टोरी पता है कि जो वोल्फ क्वीन थी उसने कैसे सारे लोगों की जान बचाई थी, जिसके बाद फिर सारे लोग उसकी वजह से ठीक हो गए थे। वो इस स्टोरी के बारे में अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या तुम्हें इस पर यकीन है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस मुझे नहीं मालूम। तो शैन कहता है कि सही बात है, जो मुझे नहीं मालूम तो तुम्हें कैसे पता होगा। जियांग अपने असिस्टेंट से पूछ रहा होता है कि क्या वो 5 साल वाली लड़की तुम्हें मिली, कुछ इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली या नहीं मिली उस लड़की की। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस अभी तक नहीं मिली है। फिर इतने में यांग के ऊपर वो वोल्फ की पावर का असर कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लग जाता है। तो उसका असिस्टेंट तुरंत ही फिर मदद के लिए जाता है और तभी हम देखते हैं सूजी यहाँ पर पहुँच जाती और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी असली पावर इस दुनिया में भी काम करेगी। यहाँ पर वो ऐसे गायब होकर अंदर पहुँच जाती है कि गार्ड को भी पता नहीं लगता है। जैसे सूजी फिर रायन चांग के पास पहुँचती है तो उसे कहने लगती है कि ह्यूमन लड़के तुम्हारे अंदर वोल्फ क्लैन की पावर है। तो यहाँ पर जांग हैरान हो जाता है कि तुम्हें कैसे पता। यहाँ पर वो अपनी तलवार से फिर उसके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है, पर सूजी तुरंत ही अपने पावर्स की मदद से उसे रोक देती है
वो हैरान हो जाता है कि वो हिल भी नहीं पा रहा है। वो सोच में पड़ जाता है कि ये लड़की बिल्कुल उसे वो 5 साल पहले वाली लड़की की तरह क्यों एहसास दिला रही है। फिर वो याद करता है कि वो और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है इसी के साथ में कि सूजी जब उस दिन ड्रग के नशे में थी तो उसने जियांग के साथ नाइट स्पेंड कर ली थी। सूजी जब अपने पावर्स का यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल कर लेती है तो वो वीक बढ़ जाती है और जियांग के साथ टैब में गिर जाती है और वो समझ जाती है कि वो इतनी जल्दी सारी पावर्स को नहीं ले सकती है क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो वो धीरे धीरे करके ही अपनी पावर्स को ले पाएगी। यहाँ पर सूजी उसे ऐसे टच करने लग जाती है तो जियांग कहने लगता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे सेड्यूस करने आई हो। इतने में यहाँ पर जियांग की एक ग्रैंडमॉम पहुँच जाती है। वो इन लोगों को देखकर कहने लगती है यहाँ पर कौन सा शर्मनाक काम हो रहा है। जिसके बाद फिर इन दोनों को डांट के बाहर बुला लेती है और कहती है कि जियांग तुम्हारी शादी तो सैन फैमिली में तय हो चुकी है और तुम यहाँ पर किसी और लड़की के साथ में हो। क्या तुम्हें नहीं पता है कि ये हरकत अच्छी नहीं है। तो वो कहता है कि ग्रैंडमॉम आप मिसअंडरस्टूड कर रही है, आप फिक्र ना करें, मैं इस चीज़ को हैंडल करता हूँ। फिर ग्रैंडमॉम चिल्लाकर कह देती है हमारी फैमिली में हर मैन सिर्फ एक ही वुमेन के साथ कमिटेड रहता है, समझ गई तुम। और फिर मैं देख चुकी हूँ कि तुम दोनों हॉट स्प्रिंग में क्या कर रहे थे, इसीलिए आज तुम्हें मुझे इस बात की एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। तो फिर जियांग सूजी से कहता है कि आखिर उसमें तुम्हारी रेपुटेशन का भी तो सवाल है, तो तुम भी कुछ बोलो। सूजी मन में सोचती है वैसे भी ह्यूमंस कपल साथ में रहते हैं और ये बहुत ही अच्छा मौका है इसके साथ रहकर धीरे धीरे इसकी पावर्स लेने का, और ऐसे फिर धीरे धीरे मैं अपनी सारी वोल्फ वाली पावर्स को खींच लूँगी। फिर यहाँ पर सूजी जियान के ऊपर हाथ रख के ग्रैंडमॉम से कहने लग जाती है कि लिटिल गर्ल मैं तुम्हें बता दूँ कि ये मेरा मैन है, और तुम जो अभी कह रही थी ना हम लोग क्या काम कर रहे थे तो तुम सोच रही हो, लेकिन फिक्र मत करो, ये मेरा पर्सन है और मैं इसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूँगी। ग्रैंडमॉम पूछती है कि तुम किसे लिटिल गर्ल कह रही हो, तो सूजी कहती है आपको, और मन में सोच रही होती है कि मैं तो पूरे 1000 ईयर की वोल्फ क्वीन हूँ, तो मेरे सामने तो बस ये 60 ईयर की लिटिल वूमेन गर्ली हुई, लेकिन आखिर ये सुनने के बाद में मुझे ऐसे एक्सप्रेशन क्यों दे रही है। जियांग सूजी से कहता है कि सच में तो तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसे भी बोल सकती हो। तभी यहाँ पर फिर सूजी जियांग को सोल से समझाने लग जाती कि तुम्हारे जो पैर डिसेबल हुए ना वो इसी वजह से क्योंकि तुम अपने वोल्फ पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और इस वजह से हर फुल मून को वाले टाइम पर तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा ट्रबल हो जाती है। मुझे पता है कि हॉट स्प्रिंग में बैठने के बाद ही फिर तुम थोड़ा रिलीफ पाते हो, तो अगर अब तुम मेरी बात सुनोगे और हमारे रिलेशनशिप को एडमिट कर लोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे पैर को ठीक करने में तुम्हारी मदद करूँगी, और मैं तुम्हें पूरी तरीके से दर्द से छुटकारा दिला दूँगी। तो ये हैरान हो जाता है कि इस लड़की को तो मेरे सारे सीक्रेट्स पता है, चलो जाने दो, अभी मान लेता हूँ इसकी बात, बाद में इसके बारे में धीरे धीरे पता लगा लूँगा। फिर जियांग यहाँ पर सूची को पकड़ के अपने ग्रैंड माँ से कह देता है कि हाँ ग्रैंड मॉम, हम दोनों ने तो मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लिया है। तो ग्रैंड मॉम तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि पहले तुम शैन फैमिली में शादी करने के लिए मान नहीं रहे थे, लेकिन अब तुमने फाइनली शादी कर ही ली, तो कितनी अच्छी बात है। फिर वो काफ़ी खुश हो जाती है और सूजी से भी कह देती है कि कल वो जियांग के साथ यहाँ पर घर में शिफ्ट हो जाए। फिर नेक्स्ट डे सूजी और जियांग सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते और यहाँ पर कॉफ़ी शॉप में आ जाते हैं, जहाँ पे स्टाफ भी इन दोनों का सर्टिफिकेट देखकर इन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देता है। तभी सूजी कहने लगती है कि ह्यूमंस का तो कितना बेकार है, यहाँ पर साथ रहना होता है तो ऐसे मैरिज सर्टिफिकेट लेकर पूरी ज़िंदगी के लिए साथ रहना पड़ेगा। हमारे में तो ऐसा होता है कि कोई भी पसंद आ जाए तो बस उसके साथ लेकर घर आ जाओ। तो जियांग सूजी से ये चीज़ क्लियर कर देता है कि मैं तुमसे सिर्फ इसीलिए शादी करूँगा क्योंकि तुम मेरे पैर ठीक करने वाली हो और तुम्हारे पास 3 महीने का समय है। अगर तुम अपनी बात से पलटी तो फिर तो ठीक नहीं होगा और उसका रिजल्ट काफ़ी बुरा होगा। सूजी उसे क्लियर कर देती है कि तो फिक्र मत करो, मैं कभी अपनी बात से नहीं पलटूँगी, मैं बस एक बार तुम्हारे साथ रहने लग जाऊँ तो तुम्हारे पैर ठीक कर दूँगी। फिर सूजी जियांग को समझा देती है कि अभी मैं अपने घर जा रही हूँ अपनी बेटी को लाने के लिए, तो तुम घर पे अच्छे से मेरा इंतज़ार करना, मैं पहुँच जाऊँगी। फिर इसके बाद में हम देखते हैं सूजी अपनी बेटी शाओ को लेकर जियांग के विला में रहने के लिए आ जाती है और शाओ इतना बड़ा घर देखकर तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है मम्मी क्या आपने किसी रिच बंदे को फंसाया है। तो सूजी कहने लगती है सच में इन ह्यूमंस की जो लैंग्वेज है ना वो कितनी ज़्यादा अजीब होती है। वो अपनी बेटी शाओ को समझाती है कि मैंने नहीं बल्कि उसने मुझे फंसाया है। तो ये सुनकर तो फिर
जो स्टाफ होती है या वो भी ये बात सुन लेती है और कहती है कि तुम जैसी एक गरीब लड़की आखिर हमारी फैमिली के यंग मास्टर के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो। सूजी कहती है क्या तुम मुझे प्रवोक कर रही हो। तो फिर मेड बातें सुनाने लग जाती है कि तुम जैसी लड़की जितने अमीर लड़कों को फंसाती है ताकि अच्छी लाइफ जी सके और ऊपर से एक बर्डन को भी लेकर आ गई। देखना जल्दी ही तुम दोनों यहाँ से निकल जाओगी। तभी सूजी इस मेड का गला पकड़ लेती है और उसका गला दबाते हुए समझा देती है कि दोबारा मैं तुम्हारे मुंह में से ऐसी रूड बातें नहीं सुनने वाली हूँ, नहीं तो फिर इसका अंजाम पूरा होगा। तो मेड उसकी बात मान जाती है। फिर सूजी या उससे पूछने लगती है कि जिया का रूम कहाँ पर है। तो मेड उसे बता देती है। तो सूजी वहीं पर ही जाने लगती है। मेड उसे रोकने लगती है कि तुम वहाँ नहीं जा सकती हो, वो तो यंग मास्टर का कमरा है। तो फिर वो उसे वहाँ से जाने से रोकती है, लेकिन सूजी अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देती है मेड को और कहती है कि इससे अच्छे से देख लो, अब मेरे पास पूरा हक है उसके रूम में जाने का, रहने का। तो मेड उसे जाने देती है। यहाँ पर फिर सूजी कहने लगती है कि मेरी बेटी के लिए उसका न्यू रूम का इंतज़ाम करो और वो फिर शान के रूम में चली जाती है। फिर शान यहाँ पर अपने रूम में आकर तो वो बड़ी खुश हो रही होती है और ये मेड उसका बैग उसके रूम तक लेकर आ जाती है और कहने लगती है सच में तुम्हारी मम तो कितनी बेकार है, उन्हें तुम्हारी जरा से भी फिक्र नहीं है। वो तो उल्टा यंग मास्टर को फंसाने के लिए उनके कमरे में चली गई। शान मेड के ऊपर चिल्ला दी है क्या मेरी मॉम के बारे में दोबारा ऐसा ना बोले, मैं बहुत ही अच्छी बच्ची हूँ, मैं बिल्कुल भी अपनी मम्मा को और डैडी को डिस्टर्ब नहीं करूँगी, उनके बॉन्डिंग टाइम ख़राब नहीं करने वाली हूँ। शाह फिर मन में सोच रही होती है कि ये जगह कितनी अच्छी है, अब बस मुझे अपने इस न्यू डैड के साथ में अच्छे से रिलेशन बनाना होगा ताकि मम्मा फिर आराम से यहाँ पर रह सके और उन्हें दोबारा फूड डिलीवरी का काम ना करना पड़े, इतनी मेहनत ना करनी पड़े। मम्मी ने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रखा है। फिर रात में हम देखते हैं चांग जब घर पर पहुंचता है तो वो सूची को अपने रूम में देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उससे कहता है कि तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रही हो, बाहर जो यहाँ से। तो फिर वो कहती है कि तुम ह्यूमंस कपल भी ना साथ में तो रहते हो ना, तो तुम लोगों के लिए तो नॉर्मल सी बात है। सूजी कहती है कि देखो तुम जिस तरीके से बात कर रहे हो ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। देखो तुम मेरे ह्यूमन मेल हो और मैं तुम्हारी फीमेल पार्टनर हूँ, इसीलिए तुम्हें मुझसे अच्छे से पेश आना होगा और मुझे प्लीज़ करना होगा। समझ गई। जियांग कहता है कि पहले जाकर तुम अपने कपड़े पहनो। तो उससे वो पूछती क्यों, क्या हुआ, तुम शाय हो रहे हो। तो वो कहता है कि मैं क्यों भला शाय होऊंगा, मजाक मत करो। वो कहती है ठीक है शाय नहीं हो रहे तो फिर हम लोग अपना काम करते हैं। फिर सूजी जियांग को उसके व्हील चेयर पे से उठाकर उसे बेड पर लेटा देती है और वो बहुत ही ज़्यादा डरने लग जाता है और इमेजिन करने लग जाता है कि वो उसे फोर्स करने वाली है। तभी यहाँ पर वो कह देता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। फिर यहाँ पर वो उसके पैरों पर मसाज देते हुए उसकी पावर्स को अपने अंदर ले रही होती है और उसे ठीक करने का प्रोसेस स्टार्ट कर चुकी होती है। यहाँ पर जियांग को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, वो तो चिल्ला रहा होता है और बाहर मेड यहाँ पर क्लीनिंग का काम कर रही होती है, जो जियांग की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहाँ पर कान लगाकर सुनने लग जाती है। सोचती है इन दोनों के बीच में रोमांस चल रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं सूजी रूम से बाहर निकल जाती है। सोचती है कल रात मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, मैं थक गई हूँ और वैसे तो काफ़ी पावर्स मुझे मिल चुकी है। तभी यहाँ पर शाह जाती है। वो कहने लगती है मामा आप जाग गई। तभी मेड को देख रही होती है। वो सोचने लग जाती है यंग मास्टर अभी तक रूम से बाहर नहीं आए, लगता है वो कल रात को काफ़ी थक गए होंगे। सच में वो इस लड़के को कुछ ज़्यादा ही अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, फिर तो मुझे भी इसे बनाकर रखना होगा, मैं इसे पंगा नहीं ले सकती हूँ। वो सूजी को अच्छे से बैठने के लिए बोल देती है और कहती है आप अपना ब्रेकफास्ट करो मैडम। तो सूजी ब्रेकफास्ट लेकर कहती है क्या नॉन वेज नहीं है। तो मेड फिर उसके लिए एक प्लेट नॉन वेज लेकर आ जाती है। तो सूजी उसे एक बार में जल्दी से ख़त्म कर देती है। ये देखकर मेड और शाह दोनों ही हैरान हो जाते हैं। सूजी कहती है कि क्यों, क्या हुआ, और नहीं चाहो मेरे लिए और लेकर आओ। तो मेड उससे पूछती है क्या आप सभी खा लेंगी। तभी इतने में यहाँ पर जियांग आ जाता है और कहता है जैसा मैडम कहती है वैसा ही करो, फालतू सवालात नहीं। तो मेड तुरंत ही लाने के लिए चली जाती है और यहाँ पर जियांग को देखकर तो शाओ के पास आती है और कहती है आप ही मेरे न्यू डैड हो ना। वो कहते हैं आप फिक्र मत करें, मैं बहुत ही अच्छी बच्ची हूँ, शरारत बिल्कुल नहीं करती हूँ और मैं आप दोनों के बीच में थर्ड व्हील नहीं बनूंगी। तो जियांग सोच में पड़ जाता है कि ये तो कितनी ज़्यादा गुस्से वाली है और एकदम अच्छी है, लेकिन इसकी बेटी कितनी ज़्यादा सेंसिबल है, इसने अच्छे से पाला है। तभी इतने में फिर मेड यहाँ पर अलग अलग और बहुत सारी डिशेस लेकर आ जाती है। सूजी आप इन सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी खाने लग जाती है और ख़त्म कर देती है। तो शाह हैरान हो जाती है कि मम्मी को क्या हो गया है। फिर इतने में जियांग का असिस्टेंट आ जाता है और बताने लगता है कि बॉस अभी आपको काम पे नहीं चलना होगा,
तो जियांग कहता है कि हाँ चलो। तो सूजी मन में सोच रही होती है कि मुझे इसके साथ ही रहना पड़ेगा। वो कहती है वुमेन्स मेल में तुम्हारे साथ चलूँगी। तो यहाँ पर फिर शॉ पूछने लगती है कि मम्मा आप तो मुझे किंडरगार्टन लेकर जाने वाली थी। सूजी कहती है सच में वुमेन्स की लाइफ कितनी ज़्यादा मुश्किल है। वो यहाँ पर फिर मेड को ऑर्डर दे देती है कि तुम इसे स्कूल ले जाओ, और वो जियांग के साथ चली जाती है। ये लोग जब कंपनी के बाहर पहुँचते हैं तो सूजी कार से बाहर निकलती है और सोचती है ये मेडल की चीज़ भी ना कितनी अजीब सी है, इतना टाइम लगा दिया यहाँ तक पहुँचने में, बस मुझे मेरी पावर्स मिल जाए एक बार तो मैं तो उड़ कर आ जाऊँगी यहाँ पर, वो भी कुछ ही टाइम में। फिर वो तुरंत यहाँ पर जियांग को उठाकर व्हीलचेयर के पास लेके जा रही होती है। तो वो कहने लगता है कि तुम ये क्या कर रही हो। सूजी कहती है कि अब इतना भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, ये पहली बार तो नहीं है जो मैं तुम्हें उठा रही हूँ। यहाँ पे सारे गार्ड्स तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर सूजी तो जियांग को उसकी व्हीलचेयर के ऊपर बिठा देती है। फिर जब जियांग यहाँ पर अपनी कंपनी में आता है तो सारे एम्प्लॉयज़ उससे लाइन में खड़े होकर ग्रेट करने लग जाते हैं। सूजी यहाँ पर जियांग के साथ साथ चल रही होती है और पूरी कंपनी को विजिट कर रही होती है और सोच रही होती है यानी कि ये काम करने की जगह इस वुमेन की, ये वुमेन्स लाइफ भी ना कितनी ज़्यादा अलग है, ऐसे वर्ल्ड में पहली बार देख रही हूँ मैं। तभी सारी एम्प्लॉयज़ उसे देखकर हैरान हो जाते, सोचने लगते हैं आज तक मिस्टर जियांग किसी भी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं हुए हैं और ये कौन लड़की है जिसे सीधा ही अपने साथ ले आए और उनके साथ घूम रही है। फिर दूसरी ओर हम जियांग के फियांसी को देखते हैं जो कि लिन होती है और वो अपनी दोस्त के साथ कोई कैफ़े में गई होती है। तभी उसे कॉल आ जाती है कि जियांग किसी और लड़की के साथ में कंपनी में आया है। तो फिर ये सुनते के साथ तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। हम देखते हैं सूजी जियांग के ऑफिस में आके बैठ जाती है और असिस्टेंट उसे कॉफ़ी ला कर दे देता है। फिर वो अपना फ़ोन उठाती है, सोचती है कि मैंने सुना है कि इस फ़ोन से बहुत ही कुछ जानने को मिल सकता है और इसकी मदद से इस वर्ल्ड के बारे में काफ़ी कुछ पता लगाया जा सकता है। वैसे भी जितनी मेमोरीज मुझे पता लगी है वो अनलिमिटेड है, तो ये बहुत ही अच्छा मौका मिल गया है कुछ सीखने के लिए। वो शॉर्ट वीडियोस को देखने लग जाती है और हैंडसम लड़कों को देखकर खुश हो रही होती है कि ह्यूमन्स वर्ल्ड के मैन को फीमेल को अट्रैक्ट करना काफ़ी अच्छे तरीके से आता है। अभी इतने में यहाँ पर लिन पहुँच जाती है। वो सूजी से कहने लगती है कि तुम ही वो लड़की हो ना जिसे जियांग यहाँ पर लेकर आया है। सूजी उसकी बात सुन ही नहीं रही होती है, वो तो बस अपना फ़ोन चलाने की कोशिश कर रही होती है। वो तो उससे उसका फ़ोन छीनने की कोशिश करती है पर सूजी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो उससे उसका फ़ोन ले ही नहीं पाती है। तो वो और नीचे गिर जाती है। वो चिल्लाने लगती है तुम्हें क्या लगता है जियांग तुम्हें यहाँ पर लेकर आया तो वो तुम्हें पसंद करता है? बिल्कुल भी नहीं, वो मेरा है। सूजी फिर लिन को देखकर तो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? फिर वो उसकी तरफ बढ़ने लग जाती है तो लिन उससे डर के कहती है कि तुम क्या करना चाहती हो? सूजी कहती है कि क्या तुम जियांग को पसंद करती हो? लिन कहती है हाँ, इसीलिए तुम सेंसिबल हो जाओ और उससे दूर रहो, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। सूजी कहती है कि बताओ तुम मेरे साथ क्या ही कर लोगी? तो लिन फिर चाय उठाकर उसके ऊपर फेंकने वाली होती है, लेकिन सूजी तुरंत ही अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस चाय को उसकी तरफ ही गिरा देती है। तो लिन और उसके दोस्त दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम्हारी आंखें अभी ग्रीन हुई थी। सूजी कहती है कि ठीक है, अब तुम लोगों को पता तो चली गया कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, तो मैं बताती हूँ मॉन्स्टर क्या करते हैं। वो दूसरों को चुप कराने के लिए उन्हें मार भी देते हैं। फिर सूजी यहाँ पर उसके ऊपर अपनी पावर्स इस्तेमाल करने लगती है तो इस बारे में जियांग को पता लग जाता है और वो यहाँ पहुँचकर तुरंत ही सूजी को रोकता है। तो लिन जल्दी से भागकर जियांग के पास चली जाती है और सूजी के बारे में बताने लगती है कि वो एक मॉन्स्टर है। तो ये तो फिर जियांग उसकी बात पर बिल्कुल नहीं मानता है, यकीन करता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से। तो फिर लिन अपने दोस्त के साथ चली जाती है। सूजी जियांग के पास आती है और उससे कहती है लगता है लड़कियों के बीच में तुम बहुत ही ज़्यादा फेमस हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूँ कि तुम मेरे मेल पार्टनर हो तो तुम्हें मेरे साथ लॉयल रहना होगा और तुम किसी और लड़के के पास नहीं जा सकते हो, तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। फिर लिन जब यहाँ से बाहर जाती है तो वो अपनी दोस्त की मदद से सूजी के बारे में पता करवा लेती है। उसे पता लग जाता है कि सूजी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और उसके मॉम डैड भी इस दुनिया में नहीं है, वो अकेली और उसके अंकल आंटी ने सब कुछ उससे उसका लूट लिया है। तो लिन प्लानिंग कर रही होती है कि जब उसके अंकल आंटी को पता लगेगा कि सूजी ने इतने अमीर बंदे को फंसाया तो वो लोग यहाँ पर पैसे लेने के लिए ज़रूर आएंगे और फिर ऐसे जियांग को पता लग जाएगा कि वो कितनी बड़ी गोल्ड डिगर है तो वो खुद ही उसे छोड़ देगा। तो अब सबसे पहले मुझे उसके अंकल और आंटी से कॉन्टैक्ट करना होगा। फिर यहाँ पर हम देखते हैं सूजी के अंकल ऑलरेडी अपनी बेटी के साथ मिलकर यहाँ पर सूजी के खिलाफ ही बात कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं आखिर वो इतना बदल कैसे गई है। अब वो लोग
लोग उसे और पैसे कैसे लूटें। इतने में फिर इन लोगों को लैन की कॉल आ जाती है, वो इनसे सब बता देती है। जिसके बाद में फिर ये लोग प्लानिंग करने लग जाते हैं कि सूजी ने इतने अमीर बंदे जियांग को फंसाया हुआ है, तो अब हम जाकर उससे पैसे ले लेंगे। फिर ये लोग यानी अंकल आंटी यहाँ पर कंपनी में पहुँच जाते हैं। तो सूजी उन लोगों से कहती है, लगता है लास्ट टाइम तुम लोगों ने ज़्यादा मार नहीं खाई थी, तुम्हें सबक नहीं मिला है, इसीलिए इतनी हिम्मत बढ़ गई तुम्हारी कि तुम यहाँ पर आ जाओगे। तो यहाँ पर ये उसकी आंटी जल्दी से नीचे बैठकर रोना धोना शुरू कर देती है और सभी को बताने लगती है कि कैसे उसकी मॉम डैड के मरने के बाद में उसके अंकल आंटी यानी कि हमने उसे पाला पोसा है, लेकिन वो इतनी अनग्रेटफुल हो गई है कि उसे अब एक अमीर फैमिली में शादी होने जा रही है, तो वो उन लोगों को भूल गई है कि उन लोगों ने कैसे उसे पाला है। यहाँ पर तो उसके अंकल आंटी और उनकी बेटी मिलकर इन सभी से कह रहे होते हैं और सूजी के ऊपर ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। जहाँ पर कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ मौजूद होते हैं, वे भी सब बातें सुनने के बाद में सूजी के बारे में बुरी बुरी चीज़ें कहने लग जाते हैं कि सच में वो कितनी बेकार लड़की, आखिर कोई इतना अनग्रेटफुल कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर सूजी सभी के सामने इन लोगों के ऊपर चिल्लाने लग जाती है कि क्या तुम लोग भूल चुके हो कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया था। वो बताती है कि वो लोग ठीक से उसे खाना भी नहीं दिया करते थे और उसके मॉम डैड के मरने के बाद में उन लोगों ने उसके मॉम डैड की प्रॉपर्टीज उससे छीन ली, उसे मारा पीटा करते थे और ऊपर से वो लोग सिर्फ उससे काम कराया करते थे और उसके सारे पैसे उससे छीन लिया करते थे। और रही बात उसे पालने की, तो उसकी जो स्टडीज़ का खर्चा है ना, वो उसने खुद पार्ट टाइम जॉब करके चुकाया है। फिर जब ये सारी चीज़ें यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को पता लगती है, तो वो लोग फिर कहने लग जाते कि सच में हमने तो इसे गलत समझ लिया था, बल्कि ये लोग मॉन्स्टर है जो कि किसी के साथ में इतना गिर सकते हैं। तो सूजी की जो कज़न याओ होती है वो आगे बढ़ती है और उससे कहने लगती है कि मेरे मॉम डैड ने चाहे जो भी किया हो, लेकिन उन्होंने तुम्हें पाला तो है ना, उसके लिए तो तुम्हें उसका ग्रेटफुल होना चाहिए, वरना भी तुम किसी नाले में पड़ी होती। तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम ऐसे नहीं कर सकती हो। तो यहाँ पर सूजी को तो काफ़ी गुस्सा आ जाता है, वो सीधे ही से थप्पड़ मार देती है। फिर वो अपनी आंटी को भी एक थप्पड़ लगा देती है। तो ये लोग तो यहाँ पर सारे लोगों से कहने लग जाते हैं कि देख लो कितनी अनग्रेटफुल है ये। इतने में यहाँ पर जियांग पहुँच जाता है, तो वो उसे देख कर तो सूजी की जो कज़न याओ होती है वो हैरान हो जाती है कि ये मिस्टर जियांग तो कितना ज़्यादा हैंडसम है। फिर वो उसके सामने नाटक करते हुए कहती है कि मिस्टर जियांग ये सच में अनग्रेटफुल लड़की है, हम इसके ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। तभी यहाँ पर जियांग के दोस्त सूजी का साथ देने लगता है। वो कहता है कि तुम लोग इससे इतनी इजीली बच नहीं सकते हो, अब तो पुलिस ही तुम लोगों के बारे में सब इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस यहाँ पर बस अब आती होगी। तो सूजी समझ जाती है कि जियांग उसकी मदद कर रहा है, तो वो उससे कहने लगती है कि ह्यूमन मेल तुम इतने बुरे भी नहीं हो जितना मैं समझ रही थी। जियांग कहता है कि अब तुम्हारा ह्यूमन मेल ये वर्ड यूज़ करना बंद कर दो, समझ गए, ये मत यूज़ किया करो। सूजी के अंकल आंटी आपस में अपनी बेटी के साथ डिसाइड करने लग जाते हैं कि हम चुपचाप सब यहाँ से चलते हैं, हमें मिस्टर जियांग से पंगा नहीं लेना चाहिए। तभी यहाँ पर तो जो उनकी डॉटर होती है वो मानने को तैयार नहीं होती है और कहने लगती है मिस्टर जियांग आप इस लड़की के जाल में फंसिए मत, ये बहुत ही बेकार लड़की है, इसने ऑलरेडी किसी के साथ में नाइट स्पेंड भी कर ली थी। आपको मैं सच बता रही हूँ, 5 साल पहले ही इसने यूथिंग होटल जाकर किसी ओल्ड मैन के साथ नाइट स्पेंड कर ली थी। ये सुनकर जियांग तो काफ़ी हैरान हो जाता है कि 5 साल पहले वो भी सेम होटल में गया था। वो सोचने लग जाता है क्या ये वही लड़की है जिससे वो अब तक ढूंढता आ रहा है। सूजी फिर जियांग से पूछती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तो फिर वो सोचने लग जाता है कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, वो लड़की तो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड थी, ये तो वो थोड़ी ना हो सकती है, ये तो इम्पॉसिबल है। फिर जियांग यहाँ पर कहने लग जाता है कि 5 साल पहले चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन आप तो सोचिए मेरी वाइफ है ना, तो फिर किसी को भी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने का हक नहीं है। तो याओ और उसके मॉम डैड फिर गुस्से में चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियांग ऑफिस में होता है और उसका असिस्टेंट उसे सूजी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लाकर दे देता है कि कैसे 5 साल पहले उसकी फैमिली ने उसे ब्राइडल प्राइस के लिए एक माफिया गैंग लीडर को बेच दिया था। तो फिर यहाँ पर तो ये लोग हैरान हो जाते हैं, यानी सूजी का जो बच्चा है वो उसी मैन का होगा, ये सब असिस्टेंट कह रहा होता है। और वो कहने लग जाता है कि ज़रूर आपके पास प्रोटेक्शन के लिए आई होंगी। तो जहाँ कहने लग जाता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसे मेरी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं सूजी के मॉम डैड उसे माफिया ग्रुप के लीडर के पास पहुंच जाते हैं जो कि मिस्टर हो होते हैं और सूजी के खिलाफ उसे प्रवोक करने लग जाते हैं कि सूजी तो उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं मानती है और उसे एक अमीर बंदा मिल गया है जिसके पास अब वो। तो फिर इस मिस्टर होप को तो गुस्सा आ रहा होता है और ये यहाँ पर सोच में होता है कि बस आप सूजी तुम बचने नहीं वाली हो। दूसरी हम देखते हैं जियांग अपने असिस्टेंट को भेजकर सूजी और उसकी बेटी शाओ के लिए काफ़ी सारे ड्रेसेस को भिजवा देता है। तो शाओ को तो ये सारी ड्रेसेस देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रही होती है। वो कहती है ये तो बिल्कुल प्रिंसेस वाली ड्रेस है, मैं अभी पहन कर आती हूँ। फिर मेड यहाँ पर सूजी को भी एक ड्रेस लाकर दे देती है और कहती है आज रात अगर आप ये पहनेंगी
पहनकर शॉ के पास जाएंगी तो आज का बैटल आप जीत जाएंगी। सूजी को समझ नहीं आता है कि ये क्या कह रही है। फिर रात में जब वो ये ड्रेस पहनकर शैन के पास में जाती है तो शैन तो हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तुमने क्या पहन रखा है। सूजी उसे बता दे कि उसकी मेड ने उसे दिया है। फिर वो वहीं उसके पास बैठ जाती है तो जियांग पूछता है कि तुम क्या करना चाहती हो। सूजी कहती है कि मैं क्या ही करूँगी, मैं यहाँ पर तुम्हारा पैर ठीक करने के लिए आई हूँ और क्या। तो फिर वो पहले तो उसके कपड़े ठीक करने लग जाता है और कहता है कि पहले जाओ और अपने कपड़े बदल कर आओ। बस सूजी नहीं मानती है और यहाँ पर फिर वो उसे टच करते हुए उसकी पावर्स अपने अंदर खींचने लग जाती है और साथ ही में वो उसको ठीक भी कर रही होती है। फिर सूजी को इतना क्लोज देखकर जियांग तो पूरा ही शाय हो जाता है। तभी सूजी ये चीज़ें नोटिस करते हुए पूछती है कि आखिर वो इतना रेड रेड क्यों हो गया है। तो फिर वो बहाना करने लग जाता है और तभी अचानक से दोनों के साथ में गिर जाते हैं। तो सूजी फिर उसकी बॉडी टच करने लग जाती है और कहती है वैसे मुझे पसंद आई। तभी जियांग जल्दी से उठ के बैठ जाता है। तो सूजी कहती है कि क्या तुम अभी मुझे किस करना चाह रहे थे। तो जियांग कहता है कि तुम एक लड़की होकर ऐसी चीज़ें कैसे बोल सकती हो। तो वो कहती है कि क्यों मैं नहीं बोल सकती, आखिर तुम मेरे मेल पार्टनर हो, मेरे पास पूरा राइट है। तो फिर जियांग कहने लग जाता है कि हमारे बस कॉन्ट्रैक्ट की शादी है और कुछ नहीं। सूजी कहती है ठीक है मैं समझ गई, तो चलो अब सो जाते हैं और हाँ अब तुम थोड़ा थोड़ा चलने की प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि तुम अब रिकवर हो रहे हो। तो वो खुश हो जाता है कि अगर वो जल्दी से चल पाएगा तो उसे एक नई उम्मीद मिल गई है। फिर जियांग खुश होकर सूजी को अपने कार्ड देने लग जाता है, इससे जो चाहे वो खरीद सकती है। तो सूजी कहती है कि तुम मुझे क्यों दे रहे हो। वो कहता है इसीलिए क्योंकि तुम मेरा इलाज कर रही हो, मेरी वाइफ भी हो। तो वो सूजी कहती है कि ठीक है और काफ़ी खुश हो जाती है कि अब इन पैसों से वो कल काफ़ी सारा अच्छा अच्छा खाना खा पाएगी जो उसने मोबाइल में देखा था। फिर नेक्स्ट डे वो अपनी बेटी शाओ के साथ रेस्टोरेंट में फ़ास्ट फूड खाने के लिए निकल पड़ती है। फिर शाओ उससे कह रही होती है कि मम्मी ये सब चीज़ खाना तो सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है ना, अनहेल्थी है। तो सूजी कहती है ठीक है बेटा तुम मत खाना मैं खा लूँगी। फिर शाओ कहती है नहीं नहीं मम्मा मैं भी खाऊंगी। फिर सूजी को अचानक से फील होने लग जाता है कि 2 गुंडे उन्हें लगातार फॉलो कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर शाओ को लेकर वो अचानक से उन लोगों के पीछे पहुंच जाती है। तो वे लोग हैरान हो जाते हैं कि तुम अचानक से पीछे कैसे आ गई हमारे। तो सूजी कहने लगती है कि तुम लोग आखिर हो कौन। तो फिर वे लोग कहते हैं कि मिस्टर वो तुम्हें देखना चाहते हैं और उन्होंने तुम्हें बुलाया है तो चुपचाप हमारे साथ चलो। तो सूजी समझ जाती है कि ये सब कुछ उसके अंकल आंटी और उसके कज़न का किया धरा है। तो वो मन में जान जाती है कि ठीक है मैं तुम लोगों के साथ चलती हूँ। फिर शाओ कहने लगती है कि मम्मी आप वहाँ नहीं जा सकती है, वहाँ खतरा हो सकता है। तो सूजी पहले तो उसे अपनी हाई स्पीड से शैन की कंपनी के बाहर तक पहुंचा देती है और कहती है तुम अपने डैडी के पास जाओ, मेरी फिक्र मत करना। फिर शाओ भागकर कंपनी में चली जाती है और सूजी वापस से उन दोनों गुंडों के पास आ जाती है जो कि उसकी स्पीड की वजह से घूमते रह जाते हैं और उन लोगों को पता भी नहीं लगा था कि अपनी बेटी को छोड़कर आ गई है। वो इन लोगों से कहती है कि चलो तुम लोगों के मिस्टर हु से मिल लेते हैं। फिर जैसे मिस्टर हु यहाँ पर सूजी को देखते हैं वो तो काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते हैं तुम तो फोटो से भी ज़्यादा खूबसूरत हो, चलो हम लोग अब अपनी वेडिंग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। तो सूजी यहाँ पर सीधे उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है उसकी हिम्मत भी कैसे हुई उससे ऐसी बातें करने की। फिर यहाँ पर मिस्टर वो तो गुस्सा हो जाते हैं और यहाँ पर वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर दे देते कि तुम लोग देख क्या रहे हो, जल्दी से इसे पकड़ो। तो फिर ये सारे लोग यहाँ पर सूजी के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं और सूजी यहाँ पर अपने पावर्स की मदद से एक एक करके सभी को गिरा देती है। तो वो मिस्टर वो हैरान हो जाते और सूजी से डर के कहने लग जाते कि तुम तो मॉन्स्टर हो। फिर सूजी यहाँ पर इन सारे बंदों को अपने पंजे से इतना मारती है कि इन सारों के मुंह पर स्क्रैचेस आ जाते हैं। वो लोग आप उससे डर के उससे अच्छे से बात करने लग जाते हैं, केयर करने लग जाते हैं और उसे यहाँ पर सिगरेट भी पिला रहे होते हैं चेयर पर बिठाकर अपने बॉस की। फिर ये गुंडे का जो बॉस होता है मिस्टर हो वो सोच रहा होता है कि ये लड़की तो पक्का इंसान हो नहीं सकती है, ये पक्का कोई बिल्ली है, वो भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। फिर यहाँ पर सूजी उन लोगों से कह देती है कि मैंने तुम लोगों को हरा दिया है तो अब से तुम लोग मेरे लिए काम करोगे। तो वो लोग तो डर के मारे हाँ भर लेते हैं। फिर यहाँ पर सूजी उन लोगों के ऊपर अपना मैजिक से कुछ मार्क्स लगा देती है और कहती है कि अब तुम लोग मुझे धोखा देने की सोचना भी मत, क्योंकि अगर तुम लोगों ने ऐसा किया ना तो फिर मैं तुम लोगों को मार दूंगी। और वो उन लोगों को अपने मैजिकल पावर्स दिखाने लग जाती है। वो लोग तो डर के मारे मान जाते हैं और कहने लगते हैं कि फिक्र ना करें, हम लोग आपको कभी धोखा नहीं देंगे। तभी यहाँ पर फिर हम देखते हैं जियांग अपने सारे गार्ड्स के साथ में बहुत जाता है और वो सूजी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो कहती है कि ये लोग मेरा क्या ही बिगाड़ सकते हैं। तो जियांग सोचता है सच में लड़की तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग है, इतना फेमस गुंडा भी इसके साथ कुछ नहीं कर पाएगा।
आया, सच में आखिर ये कौन है? सूजी कहती है चलो अब तो सारे गुंडे उसे लेडी बॉस कहकर गुड बाय कहने लग जाते हैं। सूजी फिर जियांग के साथ कार से जाते हुए पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? फिर वो उसे बताता है कि मुझे इस बारे में शेन ने बताया था कि तुम्हें उस मिस्टर वोन ने अपने गार्ड्स को बेचकर बुलाया है। मुझे डर था कि कहीं वो तुम्हें कुछ कर ना दे, इसीलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आ गया था। ये सुनकर तो काफ़ी खुश हो जाती है कि अरे वाह, तुम मुझे प्रोटेक्ट करने आए थे, इसका मतलब है कि तुम मेरी कितनी ज़्यादा केयर करते हो। चलो तुम मेरे मेल पार्टनर हो तो ये अच्छी बात है कि तुम मेरी केयर करते हो। जियान कहने लग जाता है कि तुम क्या मेल और फीमेल करती रहती हो, ये सब अब सबके सामने मत कहना, नहीं तो सब लोग मिलकर तुम्हें पागल कहेंगे। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ कि हम दोनों के बीच में सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर रिलेशनशिप है। वो कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ, तो फिक्र मत करो, बस एक बार तुम्हारे पैर ठीक हो जाए और मुझे मेरी पावर्स मिल जाए, फिर मैं खुद यहाँ से चली जाऊँगी। लेकिन हाँ, जब तक मैं नहीं चली जाती तब तक तो तुम मेरे मेल पार्टनर होगे और तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। तुम किसी भी लड़की को एक क्लोज नहीं जा सकते हो। तभी असिस्टेंट ये सब बातें सुन रहा होता है। वो सोचने लग जाता है सच में मैडम कितनी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, बॉस भी उनसे कितना ज़्यादा डरते हैं। फिर जब सूजी और जान घर पहुँच जाते हैं तो शाओ जल्दी से सूजी की फिक्र करते हुए उसके पास आ जाती है। कहने लगती है मोम क्या आप ठीक है? मुझे आपकी कितनी ज़्यादा फिक्र हो रही थी। तो सूजी कहती है कि क्या तुम मेरी फिक्र कर रही थी? तो शाओ कहती है हाँ मोम, मुझे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। तो सूजी कहती है अब से तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मुक्का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। फिर हम देखते हैं कि शैन यहाँ पर अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दे देता है कि जाओ जाकर उस मिस्टर हो को पकड़ कर लाओ। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उसने सूजी को पकड़ कर उसे परेशान करने की कोशिश की? मैं इतनी इजीली उसे माफ़ नहीं कर सकता हूँ। फिर जियांग के गार्ड्स उस मिस्टर हो को पकड़ के उसके पास ले आते हैं। तो फिर ये बंदा पूछने लग जाता है कि तुम कौन हो और तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? तो फिर ये बताने लग जाता है कि मैं सूजी का हस्बैंड हूँ और तुमने उसे कैद किया था, तो अब मेरी बारी है तुमसे बदला लेने की। तो ये फिर इस मिस्टर वो को याद आता है कि किस तरीके से सूजी ने उन सभी को अपने असली रूप दिखाया था और मारा था, स्क्रैचेस लगा दिए थे। तो वो डर जाता है और कहता है आखिर आप में सूजी के हस्बैंड है तो आपको फिक्र करने की क्या ज़रूरत है? हम लोग अब दोबारा ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे और अब तो हम लोग मिस सूजी के ही पर्सन बन चुके हैं। ये फिर जान इन लोगों से ही सारी बातें पूछता है कि उस दिन आखिर उसने अकेले ही इन सभी लोगों को कैसे मार दिया था। वो पूरी स्टोरी बताने लग जाता है। फिर जियांग को तो भरोसा ही नहीं होता है कि सूजी सच में लोगों को अपना वफादार बना चुकी है, तो ये इसे जाने देते। फिर असिस्टेंट जियांग से इस बारे में पूछने लग जाता है जब उसके और सूजी के बीच में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है तो फिर उसे इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों हो रही है? जियांग कहता है आखिर वो मेरी वाइफ है, अभी तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूं। जब तक वो मेरे साथ है मैं उसे कुछ ना होने दूं। फिर जियांग को तो यहाँ पर उसकी ग्रैंड मॉम की कॉल आ जाती है। वो उसे याद दिलाती है कि 2 दिन के बाद उसके ग्रैंड पा का बर्थडे आने वाला है, तो फिर उसे अपनी वाइफ को लेकर ओल्ड हाउस आना पड़ेगा। तो जियांग कहता है ठीक है ग्रैंड मॉम, मैं याद रखूँगा और पहुँच जाऊँगा। फिर पार्टी वाला दिन भी आ जाता है जहाँ पे लोग तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर शाओ जियांग से पूछने लगती है कि अगर ग्रैंड पा को मैं पसंद ना आई तो फिर वो कहते तुम फिक्र मत करो, तुम इतनी ज़्यादा प्यारी बच्ची हो, तुम उन्हें ज़रूर पसंद आ जाओगी। फिर सूजी भी तैयार होकर आ जाती है और ये लोग उसे देखते रह जाते हैं। सूजी आगे बढ़ जाती है और शाओ यहाँ पर जियांग से कहती है कि मम्मी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और ब्यूटीफुल लग रही है। तो जियांग भी उसकी तारीफ़ करता है और हाँ में सारी रात देता है। फिर ये लोग ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में पहुँच जाते हैं। तब यहाँ पर लिन भी जानबूझ के खुद गिरने का नाटक करती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे सूजी ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया हो। फिर वो यहाँ से जाकर सीधा ग्रैंडपा को उनका बर्थडे गिफ्ट देने लग जाती है और पूछती है कि मिस सूजी ने कुछ नहीं दिया आपको? सच में ये तो एक गरीब लड़की है ना, ये क्या ही दे सकती है आपको? वो उसकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती करने लग जाती है। तो यहाँ पर फिर शैन को गुस्सा आ जाता है और फिर वो उसका रिप्लाई देने लग जाता है कि वो उसकी वाइफ है और उसे ऑलरेडी उसके लिए भी गिफ्ट प्रिपेयर कर रखा है। वो यहाँ पर बहुत ही सारे गिफ्ट भी मंगवाता है। तभी यहाँ पर लिन की बातों की वजह से ग्रैंडपा तो सूजी के खिलाफ हो जाते हैं और कहने लगते हैं सूजी चांद के लायक नहीं है, क्योंकि ऊपर से तो एक उसकी पहले से बच्ची है। तो सूजी तो यहाँ पर ग्रैंडपा के ऊपर चिल्लाने लग जाती है और कहती है सच में ऐसा मुझसे पहली बार किसी ने बोला है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, नहीं तो लोग उल्टा बोलते हैं कि सामने वाला बंदा मुझे डिजर्व नहीं करता है। वहीं डायरेक्टली उनसे पूछ लेती है कि ओल्ड मैन क्या आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं? तो फिर ग्रैंड मॉम तो इसकी बात पर गुस्सा होने लग जाते और सूजी के ना डरने की वजह से तो उल्टा यहाँ पर ग्रैंडपा डरने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं आखिर वो लड़की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है। लिन सूजी के ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुम्हें ग्रैंडपा किस तरीके से बात कर रही हो? सच में तुम जैसे लो लेवल लोगों को तो यहाँ पर रिस्पेक्ट देना आता ही नहीं है, तभी तो इस तरीके का बिहेव रखती हो। सूजी कहती है कि मैं किसी के रूल्स फॉलो नहीं करती हूँ,
बल्कि मैं अपने रूल्स को फॉलो कराती हूँ। फिर ग्रैंडपा जियांग के ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि देख लो तुमने अपने लिए कैसी वाइफ ढूंढ ली है। तो वो कह देता है कि सूजी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मैंने एक अच्छी वाइफ चुनी है ग्रैंडपा। तो उसके ग्रैंडपा फिर इस बात पर पॉइंट करने लग जाते हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि उससे पहले से ही एक नाजायज़ बच्ची है। ऐसी लड़की आखिर हमारी फैमिली में कैसे एंटर कर सकती है। तो ये सारे फैमिली मेम्बर्स भी फिर इस बारे में गॉसिप करने लग जाते हैं। तो जियांग ग्रैंडपा को बता देता है कि यह असल में उसी की बेटी है और सूजी के साथ उसने 5 साल पहले नाइट स्पेंड कर ली थी जब उसे किसी ने ड्रग्स दे दिया था। तभी तो यहाँ पर फिर सूजी भी हैरान हो जाती है कि उसकी मेमोरी में भी जो बंदा था जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड की थी वो कोई और नहीं बल्कि यही था। ऐसे भी वो सोचने लगती है। फिर यहाँ पर ग्रैंड मॉम तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, यानी ये हमारी ही बच्ची है। फिर वो उसकी फ़ोटोज़ को भी देखने लग जाती है कि वो तो तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड माँ की तरह दिखती है। तब लिन यहाँ पर ग्रैंड माँ को कहने लग जाती है कि आपको ज़रूर गलत फैमिली हुई है, ये लड़की लायक नहीं है इसके कि ये जियांग की वाइफ बन सके। और वैसे भी जियांग तो 5 साल पहले से डिसेबल है, तो आखिर ये बच्ची सूजी और जियांग की कैसे हो सकती है। ये लड़की कुछ भी झूठ बोल रही है और आप यकीन कर रही है। सूजी कहते हैं कि तुमने अब मुझे बार बार प्रवोक कर रही हो और मुझे ये करने पर मजबूर कर रही हो। वो उसका यहाँ सभी के सामने गला दबाने लग जाती है। तो सारे के सारे लोग हैरान हो जाते। तभी जियांग अपने व्हील चेयर से उठकर सूजी को रोकने जाता है। उससे कहता है कि इसे छोड़ दो, इसे मत मारो। तभी सूजी कहती है कि तुमने फिर मुझे रोका। वो यहाँ पर फिर लिन को नीचे फेंक देती है। फिर डॉक्टर लिन को लेकर जाते हैं और वो चिल्लाते हुए रह जाते हैं कि तुम एक मॉन्स्टर हो। फिर जैसे यहाँ पर जियांग के ग्रैंडपा और ग्रैंड मॉम ये नोटिस करती है कि जियांग के पैर ठीक हो गए, वो लोग तो काफ़ी खुश हो जाते हैं और फिर उसे पूछने लगते हैं कि आखिर कोई एक्सपर्ट डॉक्टर उसे मिल गया है क्या जिसने उसके पैर को ठीक कर दिया, और आखिर वो कौन है। तो फिर जियांग बताता है कि वो कोई और नहीं बल्कि सूजी है। ये सुनकर ग्रैंडपा को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है। वो कहते हैं हम जानते हैं कि तुम अपनी वाइफ को हमसे एक्सेप्ट कराना चाहते हो, इसीलिए ऐसा बोल रहे हो। आखिर ये तुम्हें क्या ही ठीक कर पाएगी। तो ये तो बाकी फैमिली मेम्बर्स भी मिलकर कहने लग जाते कि हाँ हमें भी नहीं लगता। तभी यहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि बॉस बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने भी अपनी आंखों से देखा है मैडम सूची को इन्हें ठीक करते हुए। तो फिर ये लोग को तो मानना ही पड़ता है। फिर ग्रैंडपा भी यहाँ पर सूची से खुश होकर उसे अपनी फैमिली में वेलकम करके, तो ग्रैंड मॉम तो यहाँ पर सूची से काफ़ी खुश होकर उससे अपनी फैमिली का खानदानी जैक ब्रेसलेट देने लग जाती है। फिर ग्रैंड मॉम को भी मानना ही पड़ता है कि ठीक है अब से ये हमारी फैमिली मेम्बर है। फिर सारे बंदे यहाँ पर उसे ग्रीट कर रहे होते हैं। फिर रात में सभी फैमिली में बैठकर डिनर कर रही होती है। सूजी यहाँ पर पूरी चिकन उठाकर खाने लग जाती है। तो ये देखकर तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि वो कैसे खा रही है। तभी यहाँ पर ग्रैंड मॉम कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे अंकल आंटी ने तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया है, तो तुम आराम से खा सकती हो। सूजी कहती है कि क्या आप लोगों को भी ये चाहिए था, लेकिन आई एम सॉरी मैंने इसे झूठा कर दिया। फिर यहाँ पर सूजी देखने लग जाती है शॉ को और कि वो उसे घूरे जा रही है, तो उसे लगता है कि उसे ये चाहिए। तो वो एक थोड़ा सा पीस तोड़कर उसे देने लग जाती है। शॉ बताती है कि मॉम मुझे ये नहीं चाहिए बल्कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो सूजी कहती है कि ठीक है तुम जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो फिर सूजी यहाँ पर शाओ के ऊपर एक मैजिकल प्रोटेक्शन लगा देती है ताकि वो उसे सेव कर सके। यहाँ पर हम देखते हैं शाओ को अकेला देखकर लिन उसे मारने के लिए उसके पीछे चली जाती है और उसे बेहोश कर बाद में छुरी से उसका हाथ पर चोट करने वाली होती है। पर तभी यहाँ पर मैजिकल पावर की वजह से शाओ प्रोटेक्शन में होती है और लिन उससे का कुछ नहीं बिगाड़ पाती बल्कि वो दूर जाकर गिरती है। और इसके बारे में यहाँ पर सूजी को भी पता चल जाता है कि शाओ खतरे में। वो इन सभी लोगों को बता देती है और वो सभी लोग यहाँ पर फिर लिन के पास पहुँच जाते हैं और सूजी को देख लेते हैं कि वो इस शाओ के साथ क्या करने वाली थी। और फिर सूजी तो यहाँ पर लिन का गला दबाने लग जाती है। तभी जल्दी से भागते हुए जियांग पहुंच जाता है। लिन उससे कहने लगती है कि बचाओ मुझे इस मॉन्स्टर से। तो सूजी लिन को छोड़ देती है और जियांग से कहती है फिक्र ना करो, मुझे तुम इंसानों के सारे रूल्स मालूम है, तो मैं इसे कोई चोट नहीं पहुंचाने वाली हूँ, मैं तो बस इसे डरा रही थी। फिर ग्रैंडपा यहाँ पर लिन के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और उससे कह देते हैं कि अब जियांग की ऑलरेडी शादी हो गई है, तो अब तुम्हें उससे शादी करने के सपने छोड़ देने चाहिए और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और दोबारा यहाँ पर मत आना। तो फिर लिन को तो काफ़ी गुस्सा आ जाता है कि सूजी की वजह से उसका सारा प्लान खराब हो गया। वो ये चाकू लेकर सूजी को ही मारने के लिए जाती है, पर इसी वक्त ही सूजी को प्रोटेक्ट करने के लिए जियांग सामने आ जाता है और चोट उससे लग जाती है। सूजी गुस्से में लिन के ऊपर अपना मैजिकल पावर इस्तेमाल कर दिया है और लिन को फिर से चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। सूजी जियांग से कहती है कि उसने आखिर ऐसा
क्यों किया। फिर वो उसे कहने लग जाता है कि फ़िलहाल वो उसकी वाइफ है और उसको प्रोटेक्ट करना उसका फ़र्ज़ है। तभी यहाँ पर ग्रैंड माँ तो उसके लिए रोने लग जाती है कि उसने खुद को क्यों शील्ड की तरह यूज़ किया। सूजी ये डिसाइड कर लेती है कि वो किसी भी मासूम की जान नहीं जाने देगी। अपनी पिछली लाइफ की तरह इस बार भी अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करने लग जाती है ताकि जियांग को कम से कम वो ठीक कर सके। और अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करने के लिए वो सोचती है कि अब उसके पास एक ही ऑप्शन है, तो वो जियांग को किस करने लग जाती है, जिसके बाद में उसकी सारी पावर्स जियांग की बॉडी के अंदर चली जाती है और वो ठीक हो जाता है और सूजी के बाल तो वाइट हो जाते हैं। और फिर असिस्टेंट यहाँ पर जियांग को चेक करके बताता है सबको कि बॉस पूरी तरीके से ठीक है। तो जियांग के ग्रैंड पाओ ग्रैंड मॉम तो खुश हो जाते हैं। फिर यहाँ पर सूजी तो बेहोश हो जाती है और फिर अचानक से उसकी सोल पूरी गायब हो जाती है। गायब होकर ऊपर इन लोगों को दिखाई देती है। तो ये सभी लोग हैरान होकर उसे देख रहे होते हैं कि यहाँ पर ये क्या चल रहा है। सूजी को भी असल में शौक लग जाता है कि उसकी सोल वापस से रिटर्न हो गई है। यहाँ पर सूजी के हाथ में ऐसी स्टिक आ जाती है जो कि ग्रैंडपा के पूर्वजों ने उन्हें दे रखी थी। वो कह रहे होते हैं कि ये तो असल में ही वुल्फ गॉड है जिनकी वो लोग पूजा किया करते हैं और उसकी पावर्स की मदद से ही सूजी ने यहाँ पर इसे बचाया। ग्रैंडपा बहुत ही ज़्यादा खुश होने लग जाते हैं कि 1000 ईयर्स पहले ही वो गायब हो गए थे और अब वापस आ गए हैं। सूजी अपने स्टिक को देखकर तो काफ़ी खुश हो रही होती है कि आखिर उसी की है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा गायब है जिसकी वजह से उसे अभी भी अपनी पूरी पावर्स मिली नहीं है। फिर यहाँ पर तो जियांग से पूछता है कि उसके बाल, तो सूजी फिर अपने बाल को भी ठीक कर लेती है और वो वापस से ही ब्लैक हो जाते हैं। फिर यहाँ पर ग्रैंडपा उससे कहने लग जाते हैं कि सच में वो उनकी फैमिली मेम्बर बनने लायक है क्योंकि उसने उनकी पुरानी गॉड की स्टिक यूज़ करना आता है। तो सूजी कहती है कि ये असल में उसी की खुद की स्टिक है, इसीलिए उसे यूज़ कर पाई है। तो ग्रैंडपा यकीन नहीं कर पाते हैं और कहने लगते हैं कि माना कि वुल्फ गॉड के फेरविज्म की वजह से तुम्हें ये पावर्स मिली है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम वुल्फ गॉड खुद बन जाओगी। तभी ग्रैंड मॉम भी यहाँ पर ये सारी मैजिकल देखने के बाद में यकीन करने लग जाती है कि वुल्फ गॉड सच में एक्सिस्ट करते हैं। मुझे तो लगा था कि ये सब कुछ अफवाह है। फिर तो वो अपनी फैमिली की एक निशानी दे रही होती है सूजी को, लेकिन सूजी लेने से मना कर देती है ये कहते हुए कि मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जियांग सोचने लग जाते कि क्या मतलब है इसका कि अब मेरे पैर और सब कुछ ठीक हो गया तो ये अब मुझे छोड़कर जाना चाहती है। तभी ग्रैंड मॉम जल्दी से सूजी को पकड़ते हुए कहती है कि उसे लेना ही पड़ेगा। वो लोग उससे पूछने लग जाते हैं कि जियांग ने क्या तुम्हें अपसेट किया है, तुम हमें बताओ, हम इसे अच्छी तरह से सबक सिखाएंगे। वो लोग यहाँ पर जियांग को फोर्स करते हुए सूजी के सामने नील डाउन करा देते हैं। असिस्टेंट भी सोचने लग जाता है कि बॉस की तो अब कोई वैल्यू ही नहीं बची है, सारी पावर्स तो मैडम के पास चली गई है, मुझे भी आप उन्हीं की शरण में जाना चाहिए, मतलब कि अच्छे रिलेशन बना कर रखने चाहिए मैडम से। फिर घर आने के बाद में जियांग तो डॉक्टर को बुलाकर सूजी का चेकअप कराता है। डॉक्टर उससे बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर डॉक्टर के जाने के बाद में यहाँ पर सूजी जियांग से इस बारे में डिस्कस कर रही होती है कि उसे अभी अपनी पूरी पावर्स चाहिए। तो वो उसे पावर्स से रिलेटेड पूछने लग जाती है कुछ सवाल कि उसे आखिर कुछ भी इस बारे में क्यों नहीं पता है। सूजी उसे टच करके उसकी पावर्स फील कराती है और बताती है असल में वो भी वुल्फ क्लैन का है, इसीलिए वुल्फ की पावर उसके पास है, लेकिन उसे फिर भी पावर्स का इस्तेमाल करना नहीं आता और इस वजह से उसके ऊपर साइड इफ़ेक्ट हुए थे और वो डिसेबल हो गया था। तो जियांग कहता है कि अब जाकर मुझे समझ में आया। तो जियांग कहता है कि लेकिन आखिर तुम तो वुल्फ क्लैन से नहीं हो, तो तुम्हारे पास ये पावर्स कैसे। तो सूजी बता दे कि असल में मैं ही वुल्फ गॉड हूँ जिसको तुम सारे लोग मानते हो, पूजा करते हो, यानी तुम्हारी जो पावर्स है वो असल में मेरी पावर्स है। जियांग कहता है कि वैसे तो ये 1000 साल पुराने लोगों की बात है, तो तुम दूसरों को बोलोगी तो वो भी इतनी इजीली नहीं मानेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करता हूँ, मानता हूँ। सूजी उससे चीज़ क्लियर करती है कि तुम बिलीव करो या ना करो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम वुल्फ कभी झूठ नहीं बोलते। दूसरी ओर लिन को इतनी चोट लगी होती है और वो हॉस्पिटल में होती है, तब यहाँ पर वो अभी भी हार नहीं मान रही होती है और अपनी मॉम से कहने लग जाते कि अभी आपको ही मेरी मदद करनी पड़ेगी बदला लेने के लिए उस सूजी से, मैं उस सूजी को छोड़ूंगी नहीं। दूसरी ओर हम देखते हैं जियांग काफ़ी अपसेट होता है और वो अपने असिस्टेंट से इस बारे में डिस्कस करने लग जाता है कि अब उसके पैर भी ठीक हो गए और सूजी की पावर्स भी उससे मिल चुकी है, तो शायद अब टाइम आ गया है कि वो उसे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन वो इतना अपसेट क्यों फील कर रहा है जबकि ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, इसीलिए वो उसे अवॉइड कर रहा होता है और अब कंपनी जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर लेन की मम सूजी की आंटी की फैमिली के पास चली जाती है और वो यहाँ पर उन लोगों को बहुत सारे पैसे देकर उन्हें खरीद लेती है ताकि वो लोग सूजी से बदला ले सके और उसकी बदला लेने में उनकी मदद कर सके। और ये पैसे देकर तो अंकल आंटी और उनकी कज़न तीनों ही
और सूजी की कज़न तीनों ही काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते हैं वो लोग उसका काम ज़रूर करेंगे। फिर घर में हम देखते हैं सूजी बीच रास्ते में बैठ कर मेडिटेशन कर रही होती है, तो मेरी ये देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर मैडम क्या कर रही है। वो सोचती है कि शायद यही सब करके ही उन्हें इतनी पावर्स मिली है और फिर वो फैमिली की हेड बन गई है, तो मुझे भी इनसे कुछ सीखना चाहिए। वो सूजी की चीज़ नोट डाउन करने लग जाती है, उसे जो भी वो सीख रही होती है। तभी सूजी यहाँ पर कोई चीज़ों के बारे में सोच रही होती है, फिर उससे किसी का कॉल आ जाता है। वो तुरंत यहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। मेरी ये चीज़ नोटिस करती है कि मैडम को अचानक से क्या हो गया, वो कहाँ चली गई, कहीं वो किसी प्रॉब्लम में ना पड़ जाए। वो तुरंत इस बारे में जियांग को बताने के लिए कॉल लगाने लग जाती है। फिर यहाँ पर सूजी एक लड़के से मिलने पहुँच जाती है और कहती है तुमने मुझे कॉल क्यों की थी। तो फिर ये लड़का जिसका नाम हान होता है वो उसे बताने लग जाता है कि असल में मैं ही वो लड़का हूँ जिसके साथ तुमने 5 साल पहले होटल में नाइट स्पेंड की थी। तो सूजी कहती है अगर तुम सच बोल रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो इसका रिजल्ट काफ़ी ख़राब होगा। हान कह रहा होता है कि देखो मैं कितना हैंडसम हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँगा। और वो फिर उसे झूठी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी दिखाता है कि ये उसी की बेटी है, वो उसी का फादर है। सूजी ये देखती है कि ये डीएनए टेस्ट रिपोर्ट वही है जो वुमेन्स अपने ब्लड लाइंस का टेस्ट कराने के लिए इस्तेमाल किया करते हैं। वो जाने की कोशिश करती है तो हाथ जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उससे कहता है कि अब सब कुछ जानने के बाद में तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती हो, इसीलिए तुम जा रही हो। देखो तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। देखो हम वुल्स बहुत ही ज़्यादा लॉयल होते हैं और हम बार बार पार्टनर्स नहीं बदलते हैं। सूजी हान की बातें सुनकर काफ़ी हैरान हो जाती है और फिर तुरंत ही अपने पावर्स की मदद से ये पता कर लेती है कि वो सच में वुल्फ है, क्योंकि उसके कान भी बाहर निकल आते हैं। हान ये देखकर हैरान हो जाता है कि मेरे कान कैसे बाहर आ गए, आखिर तुम हो कौन। फिर सूजी की बताती है कि मैं तुम्हारी पूर्वज हूँ। ये सुनकर हान हंसने लग जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कंपनी में जियांग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और सारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर डांट लगा रहा होता है। तो फिर एम्प्लॉयज़ आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर बॉस आज इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों है, लगता है उनकी वाइफ से उनका झगड़ा हो चुका है, तभी वो हमारे ऊपर सारा गुस्सा निकाल रहे अपनी वाइफ का। फिर हम देखते हैं सूजी हान को अपने घर लेकर पहुंच जाती है और ये सभी लोग जब खाने पर बैठे होते हैं तो शैना कहती है कि मम्मी आखिर ये कौन। तो फिर हान उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है मैं तुम्हारा न्यू डैडी हूँ। तो शाओ तो काफ़ी खुश हो जाती है और हैंडशेक करने लग जाती है। इतने में जियांग घर पर आ जाता है और वो गुस्सा होता है और सूजी से कहने लग जाता है कि तुमने घर में एक वाइल्ड मैन को लेकर आ गई हो। तो हान कहता है कि तुम किससे वाइल्ड मैन कह रहे हो। सूजी और मेरे बीच का रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम दोनों की ये बेटी भी है, देख लो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट। तो जियांग सूजी से कहता है कि तुम ध्यान से देखो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना कि ये। फिर हान कहने लग जाता है कि सूजी तुम्हारा हस्बैंड कितना डरावना है, मुझे तो इससे देखकर काफ़ी डर लग रहा है, इससे डाइवोर्स दे दो और मेरे पास आ जाओ। जियांग सूजी को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा होता है। वो कहती है कि मैं क्या एक्सप्लेन करूँगी, जो तुम देख रहे हो वही है। तो फिर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है माना हमारे बीच में कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम किसी और मैन को घर पर लेकर आ जाओगी। तो असिस्टेंट ये सुनकर सोच रहा होता है कि बॉस कैसे झूठ बोल रहे हैं, जबकि वो तो मिस सूजी को पसंद करते हैं। सूजी पूछती है आखिर तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो रहे हो। वो कहता है कि मैं कहाँ गुस्सा हो रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किसके साथ हो किसके साथ नहीं, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। असिस्टेंट के साथ वो चला जाता है। फिर सूजी यहाँ पर मेरे को हान के लिए भी एक रूम प्रिपेयर करने के लिए बोल देती है, लेकिन दूसरी ओर जियांग सूजी का रूम में इंतजार कर रहा होता है। वो सोचता है अभी तक वो आई क्यों नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हान के पास चली गई हो। फिर वो देखने के लिए जाता है और रूम के बाहर ही खड़ा होकर उन लोगों की बातें सुनने की कोशिश कर रहा होता है। सूजी यहाँ पर हान को इस बारे में पूछ रही होती है कि वो उसे वुल्फ क्लैन कब लेकर जाए। तो हान कहने लगता है कि आखिर तुम सच में चलना चाहती हो, देखो अच्छा रहेगा कि तुम वहाँ ना जाओ, क्योंकि वुल्फ को बिल्कुल नहीं पसंद है कोई इंसान वहाँ पर आए। सूजी गुस्सा होने लग जाती है और कहती है तुम मुझे नहीं लेकर चलने वाले हो। हान कहता है कि नहीं लेकर चलूँगा और मन में सोच रहा होता है कि मैं तो बस यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के लिए आया हूँ और मैं यहाँ पर कितना बड़ा फंस गया, ये लड़की कितनी ज़्यादा डेंजरस है। तभी हम देखते हैं बाहर से जियांग को कुछ भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होती है, तो वो सोचने लग जाता है कि अंदर क्या चल रहा होगा। जियांग इमेजिनेशन करने लग जाता है कि सूजी और उसके बीच में कुछ चल रहा होगा, तो वो जल्दी से दरवाजे को ओपन कर देता है और अंदर चला जाता है। तो सूजी उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। तो जियांग कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बुलाने के लिए आया था, तुम क्या इस मिस्ट्रेस के साथ में यहाँ पर रहोगी। फिर वो हान कहता है कि मिस्ट्रेस मैं नहीं बल्कि तुम हो, और वो सूजी से कहने लग जाता है कि देखा ना मुझे कैसे गुस्सा कर रहा है ये। तो सूजी जियांग से कह देती है कि तुम अपने रूम में सो जाओ। तो जियांग गुस्सा होकर चला जाता है। शैन कहती है कि मम्मी लगता है डैड गुस्सा हो गई। तो सूजी कहती है उसे इग्नोर करो, वैसे भी हम लोग कल यहाँ से निकलने वाले हैं। जियांग तो अपने रूम में आने के बाद बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि सूजी
आई क्यों नहीं अभी तक, क्या वो सच में उस लड़के को पसंद करने लगी है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग जब बाहर आता है तो मेड से पूछता है कि सूजी कहाँ पर है। तो फिर मेड उसे बताती है कि सूजी हान और शैन तीनों ही उन यहाँ पर नहीं है, वो साथ में कहीं चले गए हैं। ये सुनने के बाद तो वो सोच में पड़ जाता है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आकर पूछता है कि बॉस चलो कंपनी नहीं चलना है क्या, टाइम हो गया है। तो जियांग कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं आप कंपनी जाऊँगा, तुम जाकर पता करो कि सूजी आखिर हान और शैन के साथ में कहाँ पर गई है। तो असिस्टेंट भी हैरान हो जाता है कि मैडम भाग गई है। फिर वो पता लगाने के लिए निकलता है और जियांग सोचने लग जाता है कि सूजी तुम अपनी मर्जी से मेरी लाइफ में आओगी और जब मर्जी होकर चली जाओगी, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर सूजी हान के साथ अपने वुल्फ क्लैन तक पहुंच गई होती है। यहाँ पर पहले वो उसे अंदर नहीं ले जा रहा होता है। तो यहाँ पर हान के ग्रैंडपा वो असल में यहाँ के लीडर थे, वो यहाँ पर सूजी को इंसान समझने कर उसके ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं कि ये नहीं हो सकता है। वो सभी मिलकर उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। तो हान उन्हें रोक कर कहता है कि वो मेरी दोस्त है और ग्रैंडपा ऐसा मत करो। तो फिर ग्रैंडपा इसके ऊपर चिल्लाते हैं कि एक तो उसकी ही गलती है, उसने किसी इंसान लड़के को यहाँ पर ले आया है। तभी यहाँ पर फिर ये लोग जैसे सूजी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, इतने में यहाँ पर शान पहुंच जाता है और वो कहता है कि ऐसा करने की सोचना भी मत। सूजी उसे देखकर पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं बस ऐसे ही आया था। तो शान कहती है कि मुझे पता है डैडी आप मम्मी की फ़िक्र करते हैं, इसीलिए आप यहाँ पर आए हैं। सच में आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। फिर हान के ग्रैंडपा जियांग को अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं क्योंकि आखिर में वो उसकी फैमिली वुल्फ क्लैन को जो मानती थी, पूजा करती थी, तो इसीलिए वो उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर रहे होते और कह देते हैं कि तुम अपने साथ इस लड़की को लेकर जा सकते हो, लेकिन हमारे ये स्टिक हमें वापस करनी पड़ेगी तुम्हें। तो फिर हान बताता है कि वो असल में उसकी फैमिली का है, वो उसे नहीं दे सकता है। तो फिर यहाँ पर ये लोग गुस्सा होने लग जाते हैं। सूजी यहाँ पर जियांग से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। जियांग कह रहा होता है कि मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से तुम्हारे बिना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहीं पर रहूँगा। आखिर तुम भले ही मेरी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ हो, लेकिन वाइफ तो हो ना। वो कहते हैं ठीक है मैं समझ गई। यहाँ पर असिस्टेंट सोच रहा होता है कि बॉस अभी भी कितने जिद्दी है, आखिर अपनी वाइफ को ऐसे वो फीलिंग्स कन्फ्रेस करेंगे। तभी यहाँ पर हान जियांग से कहता है कि सूजी को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जियांग उस पर चिल्लाता है कि तुम तो सूजी और अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट कर जानते भी नहीं हो, तो सूजी आखिर तुम्हें यहाँ पर लेकर क्यों आई है। ग्रैंडपा ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और हान यहाँ पर पूछता है कि ये क्या चल रहा है और उसकी बेटी कहाँ से आ गई। फिर वो बताते हैं कि ग्रैंडपा जब मैं ह्यूमंस वर्ल्ड में गया था तब ये सब हो गया। तो उसके ग्रैंडपा उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं कि मैंने तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड में कुछ सीखने के लिए भेजा था, ना कि सब कुछ करने के लिए। तो हान यहाँ पर ग्रैंडपा से माफ़ी मांग रहा होता है। तभी शाओ कहने लग जाते हैं कि ग्रैंडपा क्या आपको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, तुम तो बहुत ही प्यारी बच्ची हो, भला तुम्हें कौन नहीं पसंद करेगा। तो फिर ग्रैंडपा सूजी से कहते हैं आखिर तुम अब हान की वाइफ हो तो कोई बात नहीं, तुम लोग अंदर आ सकते हो, हम लोग इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। हान सूजी से कहने लग जाता है कि देखा मैंने बोला था ना, मेरे ग्रैंडपा से डील करना बहुत ही मुश्किल है, रुको मैं जानता हूँ, अब तुम्हारे लिए रूम प्रिपेयर कराता हूँ। फिर यहाँ पर जियांग कहने लग जाता है देखो तुमने ऐसा लड़का ढूंढा है। सूजी कहती है अच्छा तो है, कितना गुड लुकिंग है। तो जियांग उसकी इस बात पर गुस्सा करने लग जाता है। तो सूजी कहती है कि तुम गुस्सा हो रही हो। तो फिर वो कहता है कि नहीं, लेकिन देखो ना वो तुम्हारे लायक नहीं है, आखिर उसमें मेरे से अच्छा क्या ही है, कम से कम मेरे से तो वो बेटर ढूंढ लेती। तो सूजी कहती है कि वैसे तो वो तुमसे कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन वो वुल्फ है तो इस मामले में वो तुमसे बेहतर है। जियांग सोचने लग जाता है कि आखिर वो यहाँ से जाएगा तो ये दोनों फिर एक हो जाएंगे और उसका पत्ता कट हो जाएगा। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मुझे यहीं रहना होगा। फिर वो अपने असिस्टेंट से कह देता है कि मेरे लिए टेंट का इंतज़ाम करो, मैं यहीं रहने वाला हूँ ताकि मैं उन पर नज़र रख सकूँ। दूसरी ओर हम देखते हैं सूजी यहाँ पर उस खास रूम में पहुँच जाती है जहाँ पे उसकी पेंटिंग रखी होती है और जहाँ पर ये सभी आकर प्रेयर किया करते थे, वो उस पेंटिंग को टच करने वाली होती है। तभी ग्रैंडपा यहाँ पर पहुँचकर उसके ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर सूजी उन्हें अपनी असली रूप दिखाने लग जाती है और कहती है कि आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ। और फिर वो यहाँ पर सारे वुल्फ क्लैन के सभी वुल्फ मिलकर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, वही वाला डांस, वही जो वो पहले किया करती थी, क्योंकि आखिर वही तो वुल्फ गॉड है जिसकी वे लोग प्रेयर किया करते हैं और उन लोगों को बचाया था। वो सारे लोग यहाँ पर अब जान जाते हैं और ग्रैंडपा सभी को फिर सूजी के आगे नील डाउन करके प्रेयर करने के लिए बोलते हैं। तो फिर हान भी सूजी की वजह से नील डाउन करने लग जाता है और यहाँ पर जियांग की सारी चीज़ें देख रहा होता है। फिर ग्रैंडपा हान से बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि मेरा ग्रैंडसन इतना कैपेबल निकलेगा। वो तो यहाँ पर सूजी और हान की शादी करवाने की बात कर रहे होते हैं। तभी इतने में जियांग कहने लग जाता है कि नहीं ये नहीं हो सकता है क्योंकि सूजी ऑलरेडी मेरी वाइफ है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम दोनों का बच्चा थोड़ी ना है, लेकिन मेरे ग्रैंडसन का तो बच्चा भी है, तो तुम बीच में मत आओ। सूजी यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करती है कि वो यहाँ पर आई है इसीलिए क्योंकि पहले नंबर तो ये वो अपने
अपने पूरी वुल्फ क्लैन को संभालना चाहती है, दूसरी बात कि वो अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर ये पूरी फैमिली साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही होती है। जियांग यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है कि सूजी उन लोगों के साथ कितना ज़्यादा घुल मिल गई है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि चलो यहाँ से, सिटी में इन लोगों को इतना ज़्यादा लबी डबी होता मैं नहीं देख सकता हूँ। वैसे भी हमारे बीच में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप थी, वो मुझे पसंद नहीं करती। तो यहाँ पर असिस्टेंट सोचता है कि अब बॉस की मदद मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि इन्हें तो अब कुछ आता नहीं है। फिर असिस्टेंट जियांग को कोई चीज़ में ड्रग मिलाकर दे देता है, जिसके बाद जियांग की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस यहाँ तो कोई डॉक्टर भी मौजूद नहीं है, मैं मैडम को लेकर आता हूँ, वो आपका इलाज कर देगी। फिर वो जाकर इस बारे में सूजी को बताता है तो सूजी तुरंत यहाँ पर जियांग के पास पहुँच जाती है। असिस्टेंट खुश होता है कि बॉस मैंने आपके लिए देखो रास्ता बना ही दिया है। जियांग यहाँ पर सूजी को देखकर उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, अच्छा नहीं होगा। तो सूजी यहाँ से जाने के लिए नहीं मानती है और फिर यहाँ पर जियांग की मदद करने के लिए वो उसके साथ में नाइट स्पेंड कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं जियांग इस बारे में सूजी से डिस्कस कर रहा होता है कि अब तो उसे एक कन्फर्म टाइटल दे मिलना ही चाहिए। तो सूजी उससे कहती है कि मुझे पहले से पता है कि तुम एक लड़की को ढूंढ रहे हो, तो मैं तुम्हें समझा देती हूँ कि हम वुल्फ लोग कभी भी चीटिंग बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो तुम्हें मेरे साथ लॉयल होना होगा। तो पहले तुम्हें इस चीज़ से डील करना होगा। जियान कहता है कि फ़िक्र मत करो, मैं इस बारे में सब कुछ हैंडल कर लूँगा और तुम्हें एक एक्सप्लेनेशन दूंगा। फिर नेक्स्ट डे वो अपनी कंपनी जाता है और अपने असिस्टेंट को इस बारे में अच्छे से पता लगाने के लिए बोल देता है कि वो लड़की आखिर कौन है। फिर इससे ये चीज़ पता लग जाती है कि हाँ ने जो झूठी डीएनए रिपोर्ट निकलवाई है वो सही नहीं है। वो सूची के सामने ये प्रूफ कर देता है कि जो हान की डीएनए रिपोर्ट है वो नकली है और असली उसके पास है। लेकिन सूची के सामने हान नील डाउन करते हुए कहने लग जाता है कि प्लीज़ मेरे ग्रैंड मॉम को ये मत बताना, मैं बस ये सब कुछ पैसे के लिए कर रहा था और अगर उन्हें पता लग गया ना कि मैं ये सब कुछ झूठ था तो फिर काफ़ी गुस्सा करेंगे, जान ही ले लेंगे मेरी। फिर जियांग तो यहाँ से हान को जाने के लिए बोल रहा होता है कि अब तुम शैन के डैड नहीं हो तो तुम्हारे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तो सूची कहती है रुको, तुम नहीं जा सकते हो। जियांग कहता है कि आखिर क्यों, क्या तुम इसे सच में पसंद करती हो। तो सूची उसे समझाती है कि आखिर वो मेरे क्लैन का फ्यूचर लीडर है, तो मुझे अभी उससे काफ़ी काम की चीज़ें डिस्कस करनी है और अगर तुम ये सब चीज़ें नहीं समझ सकते हो तो फिर हमारे बीच में कोई फ्यूचर नहीं है। तो जियांग फिर समझ जाता है और कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम देखते हैं जियांग तो सूजी को परस्यू करने लग जाता है और हान इन लोगों का रिलेशन ख़राब करने में लग जाता है क्योंकि आफ्टर ऑल सूजी की कज़न ने इसे पैसे जो दिए होते ये सब कुछ करने के। सूजी ये सब कुछ जान चाहती तब वो हान से सब कुछ बातें उगलवा लेती है, तो हान भी आपस सब कुछ सच बक देता है। सूजी फिर अपनी इस आंटी की फैमिली को सबक सिखाने के लिए पहुँच जाती है और वो इन लोगों से अपना बदला ले लेती है। सूजी को तो तभी यहाँ पर एक नेकलेस में मिल जाता है जो कि सूजी को याद आ जाता है कि 5 साल पहले वाले बंदे का है जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड की थी होटल में। सूजी इस नेकलेस को लेकर सीधा जियांग के पास आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या ये उसका है। तो फिर वो देखते ही पहचान जाता है और कहता है ये तुम्हारे पास कैसे। तो फिर ये से बताती है कि वो जिस लड़की को ढूंढ रहा है वो असल में कोई और नहीं बल्कि वो ही है। तो जियांग तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, यानी शाओ उन दोनों की बेटी है। फिर सूजी से वो प्रॉमिस मांगता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी शाओ को बता देती है कि जियांग असल में सच में उसका डैड है। तो शाओ तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो तो यही चाहती थी कि वो मेरे डैड हो। फिर हम देखते हैं या और उसके मॉम डैड यहाँ पर लिन और उसकी मॉम से और पैसे मांगने के लिए जाते हैं और धमकी देने लग जाते हैं कि अगर वो उन्हें 1 मिलियन नहीं देंगे तो वो लोग उनकी असलियत पुलिस को बता देंगे। तो इन लोगों को तो पैसे देने पड़ते हैं पर बाद में वो लोग उसका एक्सीडेंट करवा कर मरवा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर जियांग और अपने सारे वुल्फ क्लैन के लोगों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही होती है और इसी के साथ में दोस्तों हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर